हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं आपको वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर चर्चा कर रहे थे रिगार्डिंग द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड, और हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी कि गुप्ता एज के ट्रांजिशन में क्या होता है, व्हाट हैपेंड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो गुप्ता एज है, ये गुप्ता एज के अंदर किस किस प्रकार की घटनाएं हुई। इसके अंदर हमने देखने की कोशिश की थी कि 320 से लेके 550 तक आते आते वी विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस। गुप्ता के बाद हमने ये भी देखा पिछले क्लास के अंदर कि पोस्ट गुप्ता पीरियड की कैसे शुरुआत होती है, और पोस्ट गुप्ता को ही हमने अर्ली मिडियल इंडिया के साथ फ्यूडलिज्म के साथ भी जोड़ने की कोशिश की। और हमने आपको बताया कि कैसे द पीरियड फ्रॉम 550 टू 750 ऑनवर्ड्स बेसिकली एक ऐसा पीरियड है जिसे फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के साथ जोड़ते हैं, हर्षवर्धन के साथ जोड़ते हैं। दूसरा पीरियड यहां से निकल के आता है द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000, जहां वी विल सी कि कन्नौज को लेकर लड़ाई हो रही है, जिसे ट्राई पार्टिट लड़ाई के रूप में या ट्राई पार्टिट स्ट्रगल के रूप में भी पहचानते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिर के अंदर हमें देखने को मिलता है द लास्ट पीरियड इज द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1200। ये 1000 से 1200 का पीरियड जो है, इसी को ही राजपूत पीरियड के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि राजपूत डायनेस्टीज निकल के आई थी और इसी पीरियड के अंदर विदेशी आक्रमण हुए, खास करके घोरी का आक्रमण हुआ, गजनी का आक्रमण हुआ। सर ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और 550 से 750 के बीच में हमने पिछले क्लास के अंदर हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि हर्षवर्धन एक राजा के रूप में क्या हुआ करता था, उसकी पॉलिसीज क्या हुआ करती थी, और कैसे पुष्यभूति डायनेस्टी कन्नौज के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करवाती है। तो हमने हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ हर्षा एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू वर्क। सर ठीक है ना, समझे। तो हमने पिछले सेशंस के अंदर अगर आपको याद होगा तो चर्चा की है कि कैसे इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, कैसे ये कन्नौज के ऊपर आया है। हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, हमने देखा था कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, हमने देखा था कि जो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन है वो कैसे चलता है, इसमें किंग का रोल क्या रहता है। और हमने ये सोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये सोर्सेस के अंदर कि कैसे इनफैक्ट है ना ह्यूएन सांग की जो किताब है सी यू की, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किया। और हमने बाण भट्ट के बारे में भी बताया कि बाण भट्ट क्या थे और इनकी हर्षचरिता का क्या इंपॉर्टेंस है इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। आज के क्लास के अंदर हम लोग इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ हर्षवर्धन। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री, जहां हम लोग ये भी देखेंगे कि इकोनॉमी के साथ साथ हर्षा के पीरियड के समय पे कैसे कल्चरल चेंजेस आए, और वी विल सी कि आखिर के अंदर हर्षवर्धन एक राजा के समय पे कहां कहां पे कंट्रीब्यूट करता है। सर ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि इस पीरियड के समय पे ह्यूएन सांग का क्या राइटिंग था और ह्यूएन सांग ने हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा है। तो आज हमारा जो फोकस होगा इकोनॉमी, कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्षा एज अ किंग और ह्यूएन सांग की जो कहानी है उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। पर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई भी सवाल है, तो मैं आ रहा हूं और मेरे साथ मेरे साथी एजुकेटर्स आ रहे हैं आप सबको मिलने के लिए, और हम आ रहे हैं दिल्ली। यस एग्जैक्टली 22 फरवरी को सुबह 11:30 बजे हमारा सेमिनार है। इट्स एन ओपन सेशन कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है आपको। ये कोड को आप स्कैन करोगे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। कोड स्कैन नहीं करना है तो खाली और खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल आल्सो गेट द डिटेल्स अबाउट है। ओके, तो अनअकैडमी का सेंटर है हमारा करोल बाग में ही सर, राजेंद्र नगर के नजदीक में ही है, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट सेशन एज वेल। वहां आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली तैयारी मिलेगी। मेरे साथ मेरे और भी साथी एजुकेटर्स हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे इन दिस प्रिपरेशन एज वेल। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बाय यूजिंग दिस कॉन्टैक्ट नंबर एंड यूजिंग दिस कोड PN लाइव। इनफैक्ट ये कोड से अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। अभी आपको 30% डिस्काउंट है 21 फरवरी तक सर, है ना, यानी कि आज तक आपको मिलेगा सर। ओके, एंड वी विल फाइंड कि आपको गिव अवेज भी दिए जा रहे हैं। हम लोग आपको नोट्स के गिव अवे कर रहे हैं, फिजिकल कॉपीज के सर। ओके, तो यू विल गेट नोट्स फ्री
अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फिजिकल नोट्स आपको मिल रही है। डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स तो हम लोग देते ही है आपको, एप्लीकेशन से ही मिल जाएगी सर। ओके, तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, टॉप मोस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स, आप एक ही एजुकेटर्स से नहीं मल्टीपल एजुकेटर्स से आप विषय को पढ़ सकते हो। इसमें आपको अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स देखने का मौका मिलेगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू कैन वॉच द लेक्चर्स इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि एक बार के बाद लेक्चर बंद हो जाएगा, 2 बार के बाद, जितनी बार। और मेन तो है लाइव सर। ओके ना, समझे, हम लोग आपके साथ लाइव संवाद करते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो भी सॉल्व करेंगे और वहां पे डाउट रिजोल्यूशन भी हो जाएगा। तो जुड़िए, अभी मैक्सिमम डिस्काउंट है, 30% ऑफ ऑन यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। हमारी नई बैचेस भी शुरू हो रही है। पाथफाइंडर प्रीलिम्स कोर्स ये 1 मार्च से शुरू हो रहा है और हार्डली 6,999 इसकी फीस है। ये कोर्स में भी आप एनरोल करा सकते हो। इसमें भी आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स आपको अवेलेबल किए गए हैं। बाकी हमारी यूपीएससी की बैचेस 16 फरवरी से शुरू हुई है। जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है 2024 के लिए ये बैचेस आपको मिलेगी। कोई भी क्वेरी होगी आप ये नंबर के ऊपर कॉल करिए, 8585858585। टीम पीएन लाइव विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट सर, है ना। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपकी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके क्वेरी। बाकी अगर आप दिल्ली आ रहे हो या दिल्ली में हो तो मैं आपसे कल मिलूंगा 22 तारीख को सर, ठीक है ना। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो ऑन 22 फरवरी फॉर द सेशन एज वेल सर। खैर, चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं विथ रेफरेंस टू दी हर्षवर्धना और हर्षवर्धन की कहानी किस तरह से चलती है। अब देखिए कि हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब समझते हैं कि ह्यूएन सांग ने हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा है। व्हाट हैज ह्यूएन सांग रिटन अबाउट हर्षवर्धन। इनकी सोसाइटी कैसे चलती थी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हर्षवर्धन ने एजुकेशन के ऊपर कैसा कंट्रीब्यूशन दिया है और एजुकेशन में खास करके अगर आप देखोगे नालंदा जैसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसका क्या रोल प्ले रहा है। तो मैंने बताया था कि हर्षा केम आउट एज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द गुप्तास। जब गुप्तास का फ्रेगमेंटेशन हुआ उसके परिणाम स्वरूप हमें ये देखने को मिला कि हर्षवर्धन का इमर्जेंस हुआ। तो हर्षवर्धन बेसिकली एक ऐसे पीरियड के अंदर आया था जब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था भारत में। उत्तर भारत में ही वॉज एबल टू एस्टैब्लिश हिज डोमिनेशन एज वेल बिकॉज ही सबस्यूडेड और ही सबड्यूडेड द अदर रीजनल किंग्स एज वेल सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में आज हम लोग शुरू करते हैं विथ रेफरेंस टू ह्यूएन सांग। और ह्यूएन सांग क्या क्या चीजें इसके बारे में लिख रहा है, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब देखिए कि ह्यूएन सांग की कहानी आपको ये मिलती है कि ह्यूएन सांग भारत में हर्षा के पीरियड में आया होता है। ह्यूएन सांग ने हर्षवर्धन की समाज, हर्षवर्धन की इकोनॉमी, हर्षवर्धन के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन, साथों साथ बेसिकली हर्षा का कैसे सिस्टम चलता था उसके बारे में भी लिखा है। जैसे कि मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि हर्षवर्धन जो है वो 1 रुपया कहाँ पे स्पेंड करता था, है ना। तो हमने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि हर्षवर्धन अगर 1 रुपया इनकम आ रही है तो उसमें से 25 पैसे अलग अलग सेक्टर्स में स्पेंड करता था, 1/4 है ना। तो कहीं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कहीं सैलरी के लिए हमको देखने को मिलता है, कहीं चैरिटी के लिए दे रहा था और कहीं कहीं वो स्कॉलर्स के लिए भी अपॉइंट कर रहा था सर। ओके ना, समझे। तो इस तरह से हमें देखने को मिला कि हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 1 रुपये इनकम है या 100 रुपीज इनकम है तो 25% का एक रूल था सर। ओके, कि 25% उसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता था कि कुछ पैसा वो चैरिटी में देगा, कुछ पैसा स्टेट के वेलफेयर में लगाएगा, कुछ पैसा रिलीजियस स्कॉलर्स को और उसके कोर्ट के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको, और कुछ पैसा सैलरीज में अधिकारियों को जो देना पड़ता है वो भी आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ह्यूएन सांग ने इसके बारे में लिखा है। ह्यूएन सांग बेसिकली चाइनीज ट्रैवलर था, अगर आपको याद होगा, और ह्यूएन सांग भारत में आया होता है ड्यूरिंग द हर्षास पीरियड सर। ओके, अब ह्यूएन सांग बेसिकली चाइना से लैंड रूट से आया था सर। ओके ना, समझे। एक्चुअली चाइना के राजा ने, तैंग एम्पायर ने इसको जमीन मतलब घर के अंदर हाउस अरेस्ट करके रख दिया था, पकड़ के रख दिया गया था, बट वो वहां से कट मार के निकल के भाग के आ गया सर, ठीक है। सो ही केम टुवर्ड्स इंडिया और उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सी यू की सर, है ना। सी यू की इज अ बुक दैट इज रिटन बाय ह्यूएन सांग, जिसमें ह्यूएन सांग ने हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत लिखा है। इनफैक्ट ह्यूएन सांग हर्षा का गुरु हुआ करता था, हर्षवर्धन का, क्योंकि हर्षा खुद पहले शैवाइट था, मतलब वो शिवजी को मानता था। फिर उसकी जो सिस्टर है राजश्री, राजश्री के परिचय में जब हर्षवर्धन आया तो हर्षा स्टार्टेड अडॉप्टिंग द वी कैन से द वे ऑफ लाइफ जो बेसिकली हीनयान की तरफ थी, और वो जो ह्यूएन सांग के परिचय में आया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो महायान की तरफ गया सर। ओके, तो हर्षा के बारे में ह्यूएन सांग ने काफी सारी चीजें लिखी है। अब ह्यूएन सांग के बारे में देखते हैं कि ह्यूएन सांग की बेसिकली राइटिंग क्या है और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग और सिग्निफिकेंस है सर, ठीक है। तो जब हम लोग ह्यूएन सांग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और व्हेनेवर विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ ह्यूएन सांग्स कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, so he stayed in India from 630 to 643. He is a contemporary of Harshvardhan. In fact, Huyen Sang was also contemporary of Chalukyan king Pulkeshin II.
पुलकेशिन 2 के बारे में अगर आपको याद होगा तो उसने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया भी था सर, ठीक है। तो ह्यूएनसांग पुलकेशिन 2 का भी कंटेम्पररी था, वो हर्षा भी का कंटेम्पररी था सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि उसने 13 साल तक भारत में रहा है। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के रूप में भी पहचानते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बुद्धिज्म के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट थी वो सब ट्रैवल की। अब ह्यूएनसांग नालंदा से लेके आप देखने की कोशिश करोगे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा, हिल बी ट्रैवलिंग एंड हिल बी डॉक्यूमेंटिंग इट ईच एंड एवरी टाइम, है ना, कि उसने क्या क्या चीजें देखी है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की है, कौन सी प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा है सर, ठीक है ना, समझे। सो द बुक सी यू की, याद रखेगा सी यू की सर के एक किताब है सर, ओके। सी यू की नामक एक किताब हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि ह्यूएनसांग ने भारत की सामाजिक, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल कंडीशन हर्षवर्धन के पीरियड में ऑब्जर्व की है सर, ठीक है। और इसी बेसिस के रूप में ह्यूएनसांग ने सबसे पहले अपनी राइटिंग में लिखने की शुरुआत की कि भाई साहब यहाँ हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चल रहा था। तो ह्यूएनसांग हैज रिटन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ही हैज रिटन अबाउट पॉलिटी, ही हैज रिटन अबाउट द इकोनॉमी, ही हैड रिटन अबाउट द सोशियो कल्चरल कंडीशंस ऑफ हर्षा एरा सर, ठीक है। अब इसमें इसने एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि भाई जो उस पीरियड में न्याय व्यवस्था थी वो न्याय व्यवस्था कैसी चला करती थी और न्याय व्यवस्था के तहत वहां लोगों को कितना पनिशमेंट मिलता था। अब गुप्ता एरा के अंदर तो हमें सामान्य रूप से ये देखने को मिल रहा था कि न्याय व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। द जुडिशियल सिस्टम वाज दैट नॉट दैट मच इनफैक्ट है ना स्ट्रॉन्ग कि जो लोगों को बेसिकली दबा दिया जाए। बट हियर इन द केस हम लोग जब इसके केस की बात करेंगे सर, ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि न्याय व्यवस्था थोड़ी कठोर देखने को मिलती है। और इसी के कारण वी विल फाइंड कि उसने कहा है कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चलता था सर। क्या चल रहा था? लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा था। इसमें सामान्य रूप से किसी को परेशान नहीं किया जाता था और थ्रू आउट द एम्पायर द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब इस बेसिस के रूप में ह्यूएनसांग ने हर्षवर्धन के गुणगान गाए हैं। अब ह्यूएनसांग हर्षवर्धन के साम्राज्य से बाहर जाएगा तो उसमें आपको यह भी देखने को मिलता है कि ह्यूएनसांग को 2-3 बार लूटपाट भी किया गया था सर, ठीक है। सो ही वाज रॉब डाउन, है ना, उसकी रॉबरी हुई थी उसके ऊपर सर, ओके। एंड इसकी जो वैल्यूज थी या इसकी एक प्रकार की इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास जो भी सामान था वो रास्ते में लूट लिया गया था। ऑब्वियस था कि ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू वेरी हिंडर्ड एंड रिमोट प्लेसेस और वहां के लोगों ने कोई फॉरेनर को इस तरह से देखा होगा जो ये सामान बिस्तरा बोतला बैठ के जा रहा है, तो हो सकता है कि शायद तक उसको वहां पे टारगेट किया गया। बट दिस इज वन पॉसिबिलिटी ओनली सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। So, according to Huensang, the perfect law and order prevailed throughout the empire as the law enforcing agencies were strong. The Pilgrim records that the principal penalties of judicial ordeals were practiced of India at that time. मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अलग-अलग प्रकार की सर्विसिंग होती थी, है ना, गर्म तेल में हाथ डालना, कोयले के ऊपर चलना, आप झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, वो बेसिकली अलग-अलग प्रकार की टॉर्चर्स के थ्रू आपको इनफैक्ट है ना एट टाइम्स निकाला जाता था कि बता तुम थे कि नहीं थे वहां पे सर। खैर, तो इस बेसिस के रूप में हमें देखने को मिलता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट मिल जाती थी। डेथ पेनल्टी को सामान्य रूप से वी विल सी कि अवॉइड किया जाता था, ओनली एंड ओनली सीरियस केसेस के अंदर ही इनफैक्ट इंपोज किया जा रहा था। अब देखिए ये यहां से यूपीएससी का स्टेटमेंट बनेगा। यूपीएससी पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द ह्यूएनसांग, व्हाट वर हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट इंडिया। ह्यूएनसांग ने भारत के बारे में क्या क्या सोचा है। इनफैक्ट 2015 की प्रीवियस का क्वेश्चन देखोगे, पीवाईक्यू अगर आप याद करोगे 2015 के अंदर, तो उसमें ह्यूएनसांग के ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है। 2020 की मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था। इन 2020 मेंस यूपीएससी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अबाउट हाउ द चाइनीज पिलग्रिम्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, कि चीन से आए हुए जो यात्री है वो कैसे हमें मदद करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि सोशल मोरालिटी को लेके एट टाइम्स इनफैक्ट है ना सवाल उठते थे और अगर आप कानून ना फॉलो करो तो आपको मेम किया जाता था, आपको समाज बॉयकॉट करेगा, आपके सामने थू थू किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि इन दिस पीरियड दी opinion or the punishment was we will find कि very interesting were there. In fact at times किसी का हाथ पैर भी काट दिया जाता था, ये भी ह्यूएनसांग लिखता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब कहानी आपको ये मिलती है कि हर्षवर्धन को पता था कि भाई मेरे यहाँ पे कैसे भी करके इनफैक्ट है ना लोगों को भले मैं सर्विस करूं पर लोगों के साथ संवाद अच्छा रखूंगा। तो ह्यूएनसांग खुद भी लिखता है कि हर्षा ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री फ्रीक्वेंटली
टू एंश्योर फैमिलरिटी विथ हिज पीपल, है ना। अब अशोक ने ये चीज की थी धर्म यात्रा के रूप में, अगर आप पिछले क्लासेस को याद करोगे, अशोका डिड द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ धर्म यात्रा। सो इन अशोका केम इनटू कांटेक्ट एंड ही रियलाइज्ड कि भाई मुझे लोगों के साथ संवाद करके आगे चलना है, तो उसने धर्म यात्रा को कंडक्ट करवाया था। यही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। और जितने भी छोटे राजा थे उसके ऊपर भी हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ बनाने के लिए इस प्रकार की धर्म यात्रा की होगी सर, ठीक है। तो ये अशोक का जैसा है, हर एक राजा को करना चाहिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट इसके एडमिनिस्ट्रेशन का आपको मिल जाता है सर, ठीक है। अब ह्यूएन ने और क्या क्या चीजें देखी है उसके ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। तो ह्यूएन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पनिशमेंट के बारे में बताता है। वो बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक चल रहा था। उसने ये भी कहा है कि हर्षा एक राजा के रूप में बेसिकली कैसे कार्य कर रहा है, और हर्षवर्धन की जो टूर्स हो रही थी इसके थ्रू भी लोगों के ऊपर हर्षा की पकड़ रही थी सर, ओके। तो यहां से एक ह्यूएन की कहानी के ऊपर आपको सवाल पूछेगा कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूएन इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री और हर्षवर्धन हिस्ट्री सर, ठीक है ना, समझे। अब ह्यूएन ने भारत की अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चीजें क्या देखी। अब ह्यूएन को कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, है ना। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का मतलब है कि वो ऐसा नहीं था कि खाली आके थप्पा मार के चला गया है। वो 13 साल तक भारत में रहा। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 13 ईयर्स, एंड बिकॉज ही स्टेड इन इंडिया फॉर 13 ईयर्स देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ह्यूएन की जो राइटिंग्स है उसमें काफी इंपैक्ट होगी। उसने काफी सारे प्लेसेस भी देखी होगी, एंड द मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्लेसेस ही वुड हैव सीन, it would have resulted into a condition where his writings were given more significant status सर, ठीक है ना, समझे, कि वो इसको वैल्यू ज्यादा की जाती है, उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो ह्यूएन ने क्या क्या चीजें देखा है उसके ऊपर अब थोड़ा बहुत चलते हैं, और उसने भारत के टाउन्स विलेजेस के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ह्यूएन described the structure and aesthetics and the safety measures of the towns, cities and villages of India. In his view, India was a land of innumerable villages and numerous towns and big cities like China. तो कह रहा है कि भारत में गांव भी थे, बड़े बड़े टाउन्स भी थे, और सिटीज भी हुआ करते जैसे चाइना में थे। बाय द वे ह्यूएन जो गांव से बिलोंग करता है उसका नाम है शियान सर, है ना। शियान इज अ प्लेस जहां से ह्यूएन बिलोंग करता है। शियान बेसिकली वो जगह है जहां से शी जिनपिंग भी बिलोंग करते हैं, आज के चाइना के राष्ट्रपति सर, ओके। और शियान से ह्यूएन आया था भारत में वडनगर में। वडनगर बेसिकली आज के भारत के जो प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनका होम टाउन है। तो शी जिनपिंग और ह्यूएन और मोदी जी के बीच में कनेक्टिविटी है कि ह्यूएन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो चाइना के आज के राष्ट्रपति का जो नेटिव है वहां से बिलोंग करता था, और ये ह्यूएन आज के भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके होम टाउन में आया हुआ है। मतलब आप देखिए कोइंसिडेंस है एक प्रकार का, इट्स एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंस कि भाई भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति के बीच में आज से 1500 साल पहले एक व्यक्ति चीन से आया होता था जो इनके बीच में एक लिंकेज और कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवा रहा है सर। खैर, तो कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि किस तरह से उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। अब उसने क्या क्या चीजें बताया है, अब यहाँ से फैक्ट्स याद रखेगा। He pointed out that the पाटलिपुत्र lost its prominence। मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र का समय खत्म हो गया है, अब कन्नौज का महत्व था, क्योंकि कन्नौज एक ऐसा जगह है जो नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ऊपर की तरफ है, पाटलिपुत्र ईस्ट की तरफ है। वो ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स में भी आपको मिल जाता है सर, है ना, गंगा यमुना दोनों की नजदीक में आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो कन्नौज के बारे में उसने काफी सारी चीजें लिखी है। उसने बताया कि कन्नौज में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े गार्डन्स हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के म्यूजियम भी हुआ करते थे सर, ठीक है। सो ही हैज टॉक्ड अबाउट द टाउन्स ऑफ द कंट्रीज, ही हैज टॉक्ड अबाउट द सिटीज ऑफ द कंट्रीज एज वेल, ओके। वो कह रहा है कि द रिफाइंड अपीयरेंस ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड देयर कॉस्टली ड्रेसिंग्स एंड लव फॉर द लर्निंग एंड आर्ट आल्सो पॉइंटेड आउट इन हिज अकाउंट। मतलब ये है कि भारत के लोग कैसे थे, बोले बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं सर, ठीक है ना, समझे, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। एंड लव ऑफ लर्निंग, भारत के लोग शिक्षित भी उतने ही थे सर, ओके। ऐसा नहीं था कि खाली और खाली महंगे कपड़े पहन के सटकाबाजी करेंगे, उनको ज्ञान भी था, कला का भी उनको ज्ञान था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में उसने कॉमन मैन के बारे में लिखा है। अब देखिए सामान्य रूप से कॉमन मैन का राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इंपीरियल लिटरेचर बना है ना, जैसे बाण भट्ट ने लिखा है या कालिदास ने लिखा है, उस पर कभी कभी क्या होगा कि कॉमन मैन के जो राइटिंग्स है वो उभर के नहीं आएंगे। बट हियर इन दिस केस जब हम लोग इसकी बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स वेयर द अपीयरेंस ऑफ द सिटीज एंड द विलेजेस, तो उसमें वो कॉमन मैन के बारे में भी लिखता है, बहुत सिग्निफिकेंट आपको मिलता है। अब उसने क्या बताने की कोशिश की है, उसने कहा है कि सामान्य रूप से कोई भी शहर था वो किलों के रूप में था, और इसके लिए वो कहता है कि द टाउन्स हैड आउटर वॉल्स एंड इनर गेट्स।
मतलब कोई भी शहर होगा या कोई भी आपका बेसिकली नगर होगा, वो नगर को लेके ह्यूएन सांग ने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई है कि भाई देखो एक शहर है, उसमें बाहर की दीवारें हैं और बीच में आपको गेट्स देखने को मिलेंगे सर, है ना। तो ये वॉल है, ये वॉल को आप क्रॉस करके जाओगे, यहाँ दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा होगा सर, यहाँ पे एक छोटा दरवाजा होगा सर, ठीक है ना, समझे। तो इस प्रकार की कहानी बताने की कोशिश की है। द वॉल्स वर वाइड एंड हाई, द स्ट्रीट्स एंड द लेन्स वर क्वाइट नैरो इन नेचर। ऑब्वियस है कि वो सेफ्टी पर्पज से भी बनाए गए थे। रेसिडेंशियल हाउसेज हैड बालकनीज मेड आउट ऑफ वुड एंड कोटेड विथ लाइम मोर्टार। मतलब घरों की डिजाइन के बारे में बताया है कि बालकनी बन रही है सर, ठीक है। फ्लोर्स वर स्मीयर्ड विद काउ डंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिटी एंड हाइजीन एज वेल। आज की तारीख में भी गांव के अंदर आपको काउ डंग से लिपण, मतलब बेसिकली एक प्रकार की जो कोटिंग है वो की हुई मिल जाती है सर, ठीक है। बिग मेंशंस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड विहार्स वर मैग्निफिशिएंट मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स। मतलब उसने बताया है कि कितने बड़े बड़े बिल्डिंग भारत के अंदर हुआ करते थे, और ये बिल्डिंग कच्चे मकान नहीं थे, ये पक्के मकान थे। दे वर बिल्ट ऑफ किल फायर्ड ब्रिक्स। आप देख रहे हो किल फायर्ड ब्रिक्स। किल फायर्ड ब्रिक्स का मतलब यह है कि भाई ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो थे वो मट्टी से बने थे और बहुत ही तगड़ी मट्टी से बने थे, मतलब बेसिकली ब्रिक से बने थे जो भट्टे में तपाई गई है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो कॉम्पोजिट आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई है और मार्बल का उपयोग हर्षवर्धन के समय पे आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। हर्षा खुद बुद्धिज्म में फॉलो करता है, इसके लिए हर्षवर्धन ने खुद बहुत सारे विहार और मोनेस्ट्रीज बनाई है, स्तूप बनाया है, ऐसा ह्यूएन सांग का मानना है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, हर्षवर्धन के समय पे ह्यूएन सांग ने यह भी बताने की कोशिश की है कि हर्षवर्धन ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही चिंतित था और गरीब लोगों के लिए बहुत चिंतित था, पीड़ित लोगों के लिए बहुत चिंतित था। इसके लिए हर्षा ने बहुत चैरिटी भी की है सर, ठीक है। उसके समय के अंदर हमको देखने को मिलता है कि भारत में फ्री हॉस्पिटल्स, धर्मशाला का कंसेप्ट भी आपको मिल जाएगा, जहां बाहर के लोग भी आके रुकेंगे और हॉस्पिटल्स बेसिकली लोगों को फ्री ऑफ चार्ज फैसिलिटीज दे रहे थे। तो ह्यूएन सांग ने हर्षवर्धन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखी, वो है एक तो आर्किटेक्चर के बारे में, ही हैज टॉक्ड अबाउट द आर्किटेक्चर, द मटेरियल एंड द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो इससे हमको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी, ह्यूएन सांग ने चैरिटी के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि कैसे रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं अलग अलग लोगों के लिए, सो दैट लोग आके रुक पाए। दूसरा, ह्यूएन सांग हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट दी हॉस्पिटल्स जहां फ्री ऑफ चार्ज वी कैन से की बात हो रही है। ये सब चीजें क्या है, ये वेलफेयर स्टेट के रूप में आपको यहां से देखने को मिलेगा। मॉन्यूमेंट्स, विहारा, चैत्यस का निर्माण करना, स्तूपों का निर्माण करना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट था सर। ओके, अब सवाल यह है कि हर्षवर्धन की धार्मिक नीति क्या थी, ह्यूएन सांग इसके बारे में क्या लिखता है। तो हर्षवर्धन खुद शैविज्म को फॉलो करता था, याद रखिएगा। इनिशियली वो शिव जी का भक्त था सर, ओके। पर ग्रेजुअली व्यक्ति के अंदर जैसे फेथ बढ़ता है, उसके विचार बदलते हैं, उसको लगता है कि मुझे किसी और से ब्रह्म प्राप्ति मिलती है। तो इस बेसिस के रूप में पहले वो बुद्धिज्म की तरफ गया और बुद्धिज्म में वी विल सी कि हीन यान की तरफ चला गया था। वो हीन यान बेसिकली बुद्धिज्म में एक ऐसा पार्ट है जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं मानता है, पर उनके टीचिंग्स और उनके आइडियल्स को फॉलो करता है। पर जैसे ही ह्यूएन सांग के परिचय में आता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया। महायान बेसिकली एक ऐसा बुद्धिज्म का थॉट है, अगर आप पिछले क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे, बुद्धिज्म में पढ़े होंगे, तो आपको देखने को मिला जो बुद्ध को मूर्ति पूजा के रूप में मानता है। कनिष्क के समय पे जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तब महायान स्कूल ऑफ थॉट का डेवलपमेंट हुआ था और बुद्ध को मूर्ति पूजा की जाती है, बुद्ध को भगवान कंसीडर किया गया इन द महायानिक ट्रेडिशन सर, ठीक है ना, समझे। तो हर्षवर्धन काफी टॉलरेंट राजा था। हमें यह देखने को मिल रहा है कि हर्षवर्धन ने यह कहा कि भाई देखो, हमें कोई जानवरों का वध नहीं करना चाहिए। तो प्राचीन भारत के अंदर अशोक ने भी यही चीज की थी जब अशोक ने अपना धम्म निकाला था। सो व्हेन अशोक ने जब बताया तो उसने भी यही कहा कि वी शुड नॉट कंज्यूम एनिमल्स एंड वी शुड नॉट कंज्यूम द मीट एज वेल सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हर्षवर्धन की रिलीजियस पॉलिसीज को लेके ह्यूएन सांग ने क्या क्या बताया है। तो हर्षवर्धन की रिलीजियस पॉलिसीज के रूप में वी विल सी कि ह्यूएन सांग ने दो असेंबलीज के बारे में बताया है। एक है कन्नौज और दूसरी है प्रयाग असेंबली, याद रखिएगा। एक है कन्नौज और दूसरी है प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जहां वी विल सी कि हर्षवर्धन ने अपने आप को बुद्धिज्म के रूप में समर्पित कर दिया था और उसके बाद वो कंप्लीटली बोधि बन गया था सर, ओके। और यहाँ पे उसने 20 से अधिक राजाओं को बुलाया, उन सब के साथ करीबन 20-22 दिन तक संवाद किया, डिस्कशंस हुए, स्कॉलर्स को बुलाया, जैन स्कॉलर्स, ब्राह्मण स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, और अल्टीमेटली उसने बुद्ध की एक मूर्ति बनाई और अपने आप को बोधि डिक्लेयर किया, महायानी के रूप में डिक्लेयर किया सर, ठीक है। तो कन्नौज असेंबली का इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारे राजा है। आसाम के राजा भास्कर वर्मन भी है जो उसका दोस्त हुआ करते थे। जैनिक और वैदिक स्कॉलर्स को भी उसने बुलाया कि भाई आप भी आइए यहाँ पे, हम चाहते हैं कि मैं आपके साथ संवाद करूं। आखिर के अंदर हर्षवर्धन ने बुद्धा की एक मूर्ति बनाई सर, ठीक है ना, गोल्डन स्टैच्यू बनाया,
ये गोल्डन स्टैचू वहां कन्नौज के अंदर बनाया जाता है, मोनेस्ट्री बनाई जाती है, एक मठ बनाया जाता है। एंड वी विल फाइंड कि हर्षा ने बुद्ध की इनफैक्ट एक स्टैचू अपने माथे के ऊपर रख के उसने वहां पे पूरा एक वो किया था, जुलूस निकाला था, एक प्रोसेशन निकाला था, एक यात्रा निकाली थी सर, ठीक है। तो इसके बारे में ह्यूएन सांग ने बहुत इंटरेस्टिंग कहा है कि भाई देखो डांस म्यूजिक का इस टाइम पे माहौल था और हर्षा की धार्मिक नीति कैसी हुआ करती थी सर, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि भाई अंडर द रिलीजियस पॉलिसीज हर्षा बेसिकली स्कॉलर्स को बुला के उसने बेसिकली कन्नौज असेंबली के थ्रू अपने विचारों को बताने की कोशिश की और वो कैसे बुद्धिज्म की तरफ चला गया था उसके बारे में पता चलता है। तो पहली कन्नौज असेंबली थी, इनफैक्ट कन्नौज असेंबली में हर्षवर्धन के ऊपर आक्रमण भी हुआ और आक्रमण होने का कारण कुछ ये बताते हैं कि हर्षा कुछ ज्यादा ही बोधी बन गया था जिसके कारण कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। सो मेनी ऑफ द पीपल वर नॉट लाइकिंग इट कि हर्षा बिकमिंग हार्डकोर बुद्धिस्ट फॉलोअर सर, ओके। तो शायद किसी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। अब देखिए कन्नौज असेंबली वाज प्योरली रिलेटेड टू बुद्धिज्म। प्रयाग असेंबली जो है ये बेसिकली चैरिटी के लिए थी सर, है ना। तो ह्यूएन सांग ने प्रयाग असेंबली के बारे में भी बताया है। सो 2 असेंबलीज हम लोग को याद रखनी है, एक कन्नौज असेंबली और एक प्रयाग असेंबली सर, ठीक है ना, समझे। अब प्रयाग असेंबली की खासियत ये थी कि हर 5 साल में ये होती थी, एवरी 5 ईयर्स हमको यहाँ से देखने को मिलेगी। इसको दूसरे नाम से भी पहचानते थे, इसको कहते थे महामोक्ष परिषद, है ना। क्या नाम से पहचानते थे, याद रखिएगा, महामोक्ष परिषद। आपको पूछेगा कि महामोक्ष परिषद किसने किया था, महामोक्ष परिषद कौन से राजा के द्वारा शुरुआत की गई थी, अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। इसमें हर्षा ने भर भर के चैरिटी की थी। एवरी 5 ईयर्स ही यूज्ड टू कंडक्ट दिस असेंबली और हर 5 साल के बाद वहां पे ये चैरिटी करता था और आखिर में खुद ही भिक्षु बन गया था सर, ओके। तो जितने भी बुद्धिस्ट, वेदिक्स और जैन स्कॉलर आते थे, गरीब लोग भी कहीं से आ रहे थे, सबको ये चैरिटी करता था। इसका मानना था कि मैं चैरिटी करूंगा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मेरे जीवन का जो गोल है वो पूरा हो जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। तो हर्षा ने बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट, है ना, चैरिटी के थ्रू बहुत सारा गिफ्ट दिया, डोनेशन देने की कोशिश की। और इसी के बाद वी विल सी कि कैसे बुद्धिज्म की एक परमानेंट इंपैक्ट भारतीय समाज में होती है, उसके बारे में भी लिखता है। वी विल सी कि हर्षा बहुत ही टॉलरेंट राजा था। टॉलरेंट होने का मतलब यह है कि हर्षा का ये मानना था कि भाई देखो मैं खुद बुद्धिज्म फॉलो कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ये फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से जिसके अंदर आपकी बिलीफ सिस्टम है, फेथ सिस्टम है, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो एक प्रयाग असेंबली है जहां वो बेसिकली चैरिटी करता है बोधियों को और बाकी सारे संतों को। इसमें कुछ 3-4 हजार लोग आए थे और 21 दिन तक ये असेंबली चली थी, 21 डेज तक। एंड आखिर में हर्षा ने सब कुछ त्याग दिया सिवाय के उसके 2 जोड़ी कपड़े और उसको स्टेज चलाने के लिए जो मिनिमम रिसोर्सेस थे उसके सिवा सर, ठीक है ना, समझे। एंड इसी के कारण वी विल सी कि हर्षा इज नोन फॉर अ वेरी टॉलरेंस किंग। इसके पीरियड में एक प्रकार की सोशल हार्मनी देखने को मिलेगी। सोशल हार्मनी का कारण यह है कि हर्षा चाहता था कि मेरे यहाँ सब सर्वधान और सद्भाव रहे, जहां सब लोग साथ में मिलकर काम करें, सबने साथ में मिलकर धर्म का भी प्रचार करें। ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो ये कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। ह्यूएन सांग ने इसके बारे में लिखा है, ह्यूएन सांग द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस रेन सर, ओके ना, समझे। तो आपको दिख रहा होगा, born in 612 CE, he became a Buddhist monk at the age of 20. During his travels, he visited various sacred places in North and South India. Huan Sang spent 5 years at the University of Nalanda. नालंदा के ऊपर मैं आता हूं कि नालंदा में उसने क्या किया था। हर्षा admired him for his deep devotion to Buddha and his profound knowledge of Buddhism. Huan Sang carried himself with 150 pieces of relics of Buddha, a large number of Buddha images of gold and silver sandalwood, and about 657 volumes of valuable manuscripts. आप सोच सकते हो कि कितनी सारी वस्तुएं, how many products were actually taken over by we can say Huan Sang to China सर, ओके ना, समझे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, what we are able to see over here, Buddhist assembly as Prague has been a very significant assembly सर, ओके। हम ये कहते हैं कि प्रयाग असेंबली बहुत ही सिग्निफिकेंट थी और वी विल कम टू नो कि ह्यूएन सांग की भी जो राइटिंग्स थे वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो स्टोरी ऑफ ह्यूएन सांग के अंदर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ह्यूएन सांग ने क्या क्या चीजें लिखी है, वो इंडिया से चाइना कैसे आता है और जाता है। नालंदा के बारे में उसने बहुत चीजें लिखी है। खैर नालंदा के ऊपर मैं आता हूँ, 5 मिनट चर्चा कर देंगे आखिर में नालंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नालंदा का क्या इंपॉर्टेंस था। अब
थोड़ा आगे चलते हैं कि हर्षवर्धन के समय पे सोशल कंडीशंस क्या हुआ करती थी, सामाजिक रीत रिवाज क्या हुआ करते थे, जाति प्रथा थी, स्त्रियों की दशा क्या हुआ करती थी, वर्ण व्यवस्था का क्या इंपॉर्टेंस रहा है इस पीरियड के अंदर, वो भी देखने की कोशिश करेंगे, और ओवरऑल कॉमन मैन की लाइफस्टाइल क्या थी सर, ठीक है ना। तो वी विल ट्राई टू सी दिस पार्ट एज वेल, एंड आखिर में हम नालंदा के ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है। अब देखिए कि कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगी इस पीरियड के अंदर एस्टेब्लिश हो चुकी है। भारतीय समाज पहले वर्ण के अंदर था, वर्ण से हमको देखने को मिलता है कि जाति का भी ओरिजिन हो चुका है। So the Indian society that was already established in the form of Varna, it got transformed into Jati. अब the Varna transforming into Jati is a very different way, but then we will see कि वहां पे concept आता है वर्ण शंकरा का। वर्ण शंकर का कंसेप्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उससे भी हमको समझ में आ रहा है कि कैसे बेसिकली अलग अलग वर्णों के इंटरमिंगलिंग के कारण जाति का निर्माण होने की शुरुआत हुई थी सर, ठीक है। तो ह्यूएन कहता है कि द ऑक्यूपेशंस ऑफ द 4 डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट, ओके। पीपल वर ऑनेस्ट एंड डिसीटफुल एंड नॉट डिसीटफुल और ट्रीचरस इन देयर कंडक्ट। अभी भी ऑनेस्टी के बारे में लिख रहा है, पर थोड़ी बहुत रॉबरी और ये सब हो रही थी, वो भी ये बताने की कोशिश करेगा। द बचर्स, फिशरमैन, डांसर्स एंड द स्वीपर्स वर आस्क्ड टू स्टे आउटसाइड द सिटी। मतलब ये है कि कुछ वर्ग ऐसा था जहां हमको देखने को मिल रहा है कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो एक वर्ग था जिनको कहा गया था कि तुम शहर में मत रहो सर, ठीक है। इन्हीं को ही एट टाइम्स इतिहास के अंदर आउटकास्ट के रूप में भी कहा गया है। फाहियान जब भारत में आया था तो इसी कम्युनिटी को चंडाल वर्ग के रूप में भी कंसिडर किया गया था। सो व्हेन फाहियान केम टुवर्ड्स इंडिया, फाहियान रोट अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड एज चंडाल्स। चंडाल्स यही वर्ग थे जो स्वीपर क्लास था या बेसिकली लेदर के साथ काम कर रहा था, जिनको स्वीकारा नहीं गया था समाज के अंदर। इवन दो द कास्ट सिस्टम वाज रिजिड, देयर वाज नो सोशल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भारत में जाति वर्ण प्रथा इनहेरिट हो चुकी थी बाय दैट टाइम, तो लड़ाई और संघर्ष नहीं हो रहा था। अब लड़ाई संघर्ष बेसिकली नहीं हो रहा था, उसके पीछे का कारण है एक सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश हो चुका था, पहली बात। दूसरी बात हमें यह भी देखने को मिल रही है कि ये सोशल ऑर्डर के अंदर हो सके उतनी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश हर एक वर्ग के द्वारा की जा रही थी। इनफैक्ट कास्ट, वर्ण या जाति या वर्ण प्रथा आपको होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। जैसे आर्मी हो गई, अब आर्मी में 5 लाख लोग होंगे तो 5 लाख लोग हायर क्लासेस से भी बिलोंग करते थे, लोअर क्लासेस से भी बिलोंग करते थे। तो ऐसा नहीं था कि पूर्ण रूप से ये जो कास्ट सिस्टम है ये डोमिनेट कर रही थी, बट कुछ कुछ चीजें ह्यूएन सांग ने ऑब्जर्व की है सर, ठीक है। इसी बेसिस के रूप में स्त्रियों की दशा के रूप में भी हमें कहानी देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब स्त्रियों की दशा का कहानी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ह्यूएन सांग अकाउंट्स आल्सो प्रोवाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन, द मैरिज सिस्टम ऑफ द टाइम्स, ओके। वुमेन वोर पर्दा। अब देखिए कि ये पर्दा का मतलब ये क्या है सर, ठीक है ना, समझे। ये आज का मॉडर्न डे पर्दा सिस्टम है वैसा नहीं था सर, ठीक है ना, समझे। इसको लेके बहुत सारे ऑथर्स का मत ममांतर है, देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि ये जो पर्दा सिस्टम के बारे में ह्यूएन सांग ने लिखा है ये कितनी हद तक करेक्ट है सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि पर्दा इज ट्रेडिशनली एन आउटकम ऑफ द प्रैक्टिसेस जो मिडिवल एरा के बाद आई, क्योंकि जब फॉरेन रूलर्स भारत में आने की शुरुआत करते हैं, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया होगा, तो पर्दा सिस्टम बेसिकली वहां की स्त्रियों के द्वारा जो अपनाई गई थी वो फिर भारतीय स्त्रियों ने भी अपनानी शुरू की। तो 100% पर्दा पर एक प्रकार का घूंघट या ऐसी प्रकार की चीजें होगी जिसको ह्यूएन सांग ने पर्दा के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। ह्यूएन सांग हाउएवर एडेड दैट द पर्दा सिस्टम वाज नॉट फॉलोड अमंग द हायर क्लासेस, ओके। मतलब सब लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। ही पॉइंटेड आउट दैट द राजश्री डिड नॉट वॉट पर्दा व्हेन लिसनिंग टू हिज डिस्कोर्स। मतलब ये दर्शा रहा है कि स्त्रियों के अंदर एक प्रकार की वो कहते हैं ना कि लाज रखने की प्रथा या ऐसी कोई प्रथा आपको देखने को मिलेगी। बट इस बेसिस के रूप में हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि स्त्रियों के अंदर कंडीशन हायर क्लास की अलग थी। कहीं कहीं पे हमको सती के भी एविडेंसेस मिल जाते हैं। अब सती के एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं? सती के एविडेंसेस तब मिलते हैं कि जब हर्षवर्धन के फादर की मृत्यु हुई तो उनकी मदर ने सती कमिट किया था। सती बेसिकली गुप्ता एरा से ही आपको मिल जाता है। ईरान करके एक इंस्क्रिप्शन है, वहां से भी हमारे पास एविडेंसेस है। यशोमती देवी द वाइफ ऑफ प्रभाकर वर्धना इमोलेटेड हरसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, है ना। तो मैंने आपको बताया कि सती का अपना आपको सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से मिलता रहेगा। अब इसके सिवाय कॉमन मैन की लाइफस्टाइल के बारे में क्या था, वो ह्यूएन सांग ने क्या लिखा है सर, ठीक है। तो ह्यूएन सांग ने कॉमन मैन के बारे में लिखा है कि लोग रंग बेरंगी कपड़ा पहनता था, कॉटन का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा सर, है ना। तो उनको मौज था ऐसा कपड़ा पहनने का सर, दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं भी ये सब भारी भारी कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ सर, ठीक है ना, समझे। द आर्ट ऑफ विविंग फाइन क्लॉथ हैड रीच परफेक्शन सर, है ना, कि जो सिल्क मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में परफेक्शन की तरफ आ गया था।
लोगों को ऑर्नामेंट्स पहनने का भी बहुत शौक था सर। ओके, सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स का मतलब ये है कि लोग 50 तोला पहन के घूम रहे होंगे। इससे प्रॉस्पेरिटी भी समझ में आती है सोसाइटी में। आप देखिए कि सिल्क का कपड़ा और वी विल सी कि कॉटन और सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी पहननी मतलब यह है कि समाज के अंदर पैसा ठीक ठाक था। ऐसा नहीं था कि अधोगति हो चुकी है, रिग्रेस हो चुका है पूरी तरह से सर। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, उसने राजा के बारे में लिखा है द किंग वोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्नामेंट्स। ओके, राजा के द्वारा एक से अधिक प्रकार के ऑर्नामेंट्स पहने गए थे। उसमें लिखा गया है गार्लैंड्स एंड टियारास। टियारा समझ में आता है कि नहीं आता आपको तो? ठीक है ना, ये इनफैक्ट आपने देखा होगा ग्रीक लोग पहना करते थे एक प्रकार का फूल का ऐसा सर के ऊपर इनफैक्ट मुकुट टाइप होता है, उसको टियारा कहते हैं। आजकल वी विल सी की गर्ल्स बहुत पहनती है क्या कह सकते हैं कि शूट में, वेडिंग के शूट में या अलग अलग प्रकार के कल्चरल फेस्टिवल्स के अंदर सर। ठीक है, तो उस टाइम पे राजा लोग भी टियारा पहनते थे। गार्लैंड तो माला वाला तो समझ में आता है सर। ठीक है, बट ये ग्रीक कल्चर का पार्ट या शायद तक बेसिकली इंडिया के इंडिजिनस के अंदर भी आपको मिल जाएगा सर। खैर, प्रेशियस स्टोन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट एंड नेकलेसेस वर worn by some of the royalty as well. The wealthy merchants wore bracelets. वुमेन यूज ऑल्सो कॉस्मेटिक्स एज वेल। अब देखिए कॉस्मेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ओके, कॉस्मेटिक्स आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिल जाता है, ये याद रखिएगा सर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट कि द कॉस्मेटिक्स कैन बी फाउंड इवन इन द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में लिपस्टिक के एविडेंसेस है सर। ठीक है ना, सजना है मुझे सजना के लिए सर, है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि कॉस्मेटिक्स की कहानी तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एंड ह्यूएन भी ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि सोसाइटी बड़ी क्लास कॉन्शियस थी। सोसाइटी को कपड़ों का शौक था, सोसाइटी को ज्वेलरी का शौक था, ब्रेसलेट पहना करते थे, टियारा पहना करते थे। मतलब आप देखिए कि किस किस प्रकार की वस्तुओं के बारे में ह्यूएन ने लिखा है। ह्यूएन ने लोगों के खाने पीने के बारे में भी लिखा है सर। ठीक है ना, समझे? तो ह्यूएन कहता है कि भारत के लोग ज्यादातर वेजिटेरियंस थे, ये याद रखेगा सर। ठीक है, ह्यूएन के राइटिंग के ऊपर से आपको पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट हैज बीन द डाइटरी हैबिट्स ऑफ द इंडियन पीपल एंड व्हाट इंडियन पीपल यूज्ड टू कंज्यूम सर। ठीक है, so Yuan Sang noted that the Indians were mostly vegetarians. The use of onion and garlic in the food was very rare. अब देखो ये क्यों था सर। ठीक है, तो इंडिया में बुद्धिज्म में भी कंजम्पशन नहीं है, बेसिकली हिंदुइज्म में जो वैष्णविज्म था और शैविज्म में था उसमें भी नहीं करते थे, जैनिज्म की प्रैक्टिसेस में तो कंप्लीटली अहिंसा है। तो कटिंग अक्रॉस द रिलीजियस कम्युनिटीज दैट एग्जिस्टेड एंड फ्लरिश्ड एट दैट टाइम सर। ओके, majority of them invoked and followed this idea of not consuming meat for the diet sir. Okay, includes the onion and the garlic preparations as well. वैष्णविज्म में तो मीट तो छोड़िए, ऑनियन गार्लिक भी नहीं कंज्यूम होने की बात हो रही है। उसके पीछे का कारण बहुत सारे तर्क थे उसके पीछे सर। ठीक है ना, समझे? बट वी विल फाइंड कि ये ह्यूएन सांग ऑब्जर्व करता है, ये दर्शाता है कि Gupta period may be, even in the Gupta period as well, the consumption of this kind of the preparation was not there sir. ठीक है ना, the use of sugar, milk, ghee and rice in the preparation of food or consumption was very common. Obvious है कि हम लोग दूध आधारित व्यवस्था रही है ना, दूध दही पनीर हम लोग सब लोग कर रहे थे। तो अब देखो मिल्क घी का डेवलपमेंट है, राइस विधि के रस ही हमको मिल जाता है सर। ठीक है, ऑन सर्टेन ओकेजन्स द फिश एंड मटन वर ऑल्सो कुकड आउट है। डेफिनेटली कुछ वर्क तो होगा, 100% तो कोई वेजिटेरियन नहीं था। बट एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि बीफ एंड मीट ऑफ सर्टेन एनिमल्स वाज बैंड, है ना। तो ये दर्शाता है कि हर्षवर्धन ने खुद भी गौ हत्या को लेके कुछ कुछ विशेष प्रकार के एनिमल्स को लेके कानून पास किए थे और कहा था कि इसका कंजम्पशन नहीं करना है। हर्षा है स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड हिज पीपल नॉट टू कंज्यूम दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल सर। ठीक है, तो ओवरऑल ह्यूएन सांग के द्वारा काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली। इनफैक्ट हर्षवर्धन एक ऐसा राजा था जिसके समय पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय पे कल्चरल एक्टिविटीज और लिटरेरी एक्टिविटीज का भी ग्रोथ हुआ सर। ठीक है ना, समझे? अब हर्षवर्धन को क्यों आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट था और हर्षवर्धन क्यों अपने कोर्ट में स्कॉलर्स रखता था सर। ओके ना, समझे? तो हर्षा का शौक था, हर्षा खुद लर्नेड मैन है। इनफैक्ट जैसे समुद्रगुप्त कविराज अपने आप को कहता है, हर्षा खुद फ्लूट बजाता था सर, है ना। तो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, वहां पे हर्षा खुद बेसिकली बांसुरी बजा रहा है, उसके हमारे पास एविडेंसेस है। तो ही वाज अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ। ओके, ये खुद इसने ड्रामा भी लिखा हुआ है, हर्षवर्धन हिमसेल्फ हैज रिटन, क्योंकि उसको एजुकेशन में इंटरेस्ट है। नालंदा जैसी संस्थाओं का निर्माण भी उसी के समय पे और ग्रोथ होता है, क्योंकि नालंदा बनी तो गुप्ता एरा में थी
बट हर्षा के पीरियड तक आते आते उसका ग्रोथ होगा सर, ठीक है। सो हर्षा पैट्रोनाइज लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज, इट इज सेड दैट द स्टेट स्पेंट अ क्वार्टर ऑफ इट्स रेवेन्यू फॉर सच एक्टिविटीज। 25% पैसा खाली और खाली लिटरेचर और कल्चरल एक्टिविटीज में हो रहा था। हर्षा के कोर्ट में बाण भट्ट हुआ करते थे, एंड वी विल सी कि बाण भट्ट ने हर्षचरिता और कादंबरी जैसी किताबें लिखी थी सर, है ना। बाण भट्ट बेसिकली हर्षा के मंत्री भी थे और उनके साथी भी थे। हर्षचरिता वाज अ बुक जो हर्षा की बायोग्राफी है। इट वाज द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। इट वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ व्हाट द किंग यूज्ड टू कंडक्ट हिमसेल्फ। इनफैक्ट बाण भट्ट और ह्यूएन सांग को मिक्स करेंगे, इन दोनों की राइटिंग्स को क्रॉस चेक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनकी जो बातें हैं वो कितनी हद तक सही है। कभी कभी क्या होता है कि ऑथर एग्जैजरेट कर देता है कुछ बातों को, कुछ मुद्दों को सर, ओके, कि राजा के गुणगान में वो कुछ ज्यादा ही बोल देंगे सर, ओके। बट हम जब इसको देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो हमें क्लियर कट ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि जो बाण भट्ट ने लिखा है वही ह्यूएन सांग ने लिखा है। ह्यूएन सांग तो विदेश से आए थे, वो नालंदा में रुके, पहले संस्कृत सीखा और उसके बाद उन्होंने राइटिंग करना शुरू किया सर, ओके। तो ह्यूएन सांग की पर्सपेक्टिव से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उनके राइटिंग्स को बाण भट्ट से क्रॉस चेक किया जाता है और बाण भट्ट के राइटिंग्स को ह्यूएन सांग से क्रॉस चेक किया जाता है कि ये कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, राजा के बारे में एग्जैजरेट नहीं किया है, पर दोनों ने सही लिखा है। मतलब यह है कि हर्षा के समय पे जो जो घटनाएं इन्होंने वर्णन की है वो कुछ ना कुछ हुई होगी सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट हर्षा खुद भी लिखता था सर, है ना, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट। इसने 3 नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली। इन तीनों का नाम याद रखेगा, प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली सर, है ना, समझे। दिस ऑल 3 बुक्स दे वर कंपाइल्ड बाय हर्षा हिमसेल्फ सर, ठीक है। और हर्षा खुद चाहता था कि भाई मैं तो एजुकेशन का डेवलपमेंट करूं, मैं साहित्यकारों को जगा दूं, मैं अपने कोर्ट के अंदर एक से एक एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करूं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इसी के कारण उसने एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट किया। ये एजुकेशन में नालंदा जैसी संस्था का प्रमोशन वी विल सी कि हर्षवर्धन करेगा और इसके कारण नालंदा का विकास भी हुआ। खैर नालंदा के ऊपर अलग से चर्चा करते हैं, बट हमें यह देखने को मिलता है कि हर्षा के पीरियड के समय पे नालंदा अपनी पीक के ऊपर पहुंचती है। द नालंदा यूनिवर्सिटी रीच्ड इट्स अटमोस्ट फेम ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली सर, है ना, कि भाई नालंदा का विकास हुआ। बहुत सारे स्कॉलर्स इस पीरियड में कन्नौज, गया, जालंधर, मणिपुर जैसे एरियाओं के अंदर भी एजुकेशन दे रहे थे। टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज का भी विकास हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि इन एंशिएंट इंडिया हर्षा के बाद का जो पीरियड था वो फिर अल्टीमेटली फ्यूडलिज्म की तरफ गया, वो पीरियड अल्टीमेटली डार्क एज की तरफ जाएगा। तो सारी भाषा में अगर आप देखोगे तो हर्षा की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में थी। हर्षा के पीरियड के समय पे एजुकेशन के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो नालंदा जैसी संस्था अपने पीक के ऊपर चलती है। अब नालंदा एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखोगे तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, पर कुमारगुप्त के बाद जब हर्ष पावर के ऊपर आया तो हर्ष उसको और ग्रो करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद पाल डायनेस्टी के राजा जो आएंगे वो उसको और क्लाइमैक्स के ऊपर लेके जाएंगे। तो नालंदा के ऊपर अलग से आई विल ट्राई टू टेक अ सेशन जब हम लोग पालास के साथ डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं लास्ट पार्ट की हर्षा की एजुकेशन की प्रति नीति क्या थी। तो हर्षा ने जैसे नालंदा की स्थापना कराई, वहां पे बुद्धिस्ट एजुकेशन दिया जा रहा था, बट वी विल ऑल्सो फाइंड कि इस पीरियड में रिलीजियस एजुकेशन में वैदिक एजुकेशन भी दिया जा रहा है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि वेद, बुद्धिज्म, संस्कृत लैंग्वेज सबका विकास हो रहा है इस पीरियड में। तो टॉलरेंस आपको बहुत मिलता है। तो एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन द मोनेस्ट्रीज, मठ हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे उसके अंदर। रनिंग वॉज वेरी मच रिलीजियस इन कैरेक्टर। ह्यूएन सांग ने लिखा है कि जो धर्म शिक्षा है वो दी जा रही थी। एंड मच रिलीजियस लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड। द वेदास वर टॉट ओरली एंड नॉट रिटन डाउन। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। वेद गुप्ता एरा में ही कंपाइल हो चुके हैं। वेदों का कंपाइलेशन गुप्ता एरा तक हो चुका है, मतलब जो फिजिकली जो उसकी राइटिंग कॉपीज बनाने की जो प्रक्रिया है वो गुप्ता एरा में ही हो चुकी है। बट यहाँ पे ओरली पास ऑन किया जा रहा है। ओरली इसके लिए क्योंकि ये स्मृति का पार्ट था। दिस वाज पार्ट ऑफ द श्रुति एंड द स्मृति। श्रुति और स्मृति, श्रुति श्लोक के रूप में, स्मृति मेमोरी के रूप में, दोनों के दोनों दिमाग के अंदर फिट किए जाते थे। आज की तारीख में भी बच्चों को जो गुरुकुल के अंदर शिक्षा लेते हैं उनको अभी भी इनफैक्ट इसी प्रकार से साहित्य, वैदिक साहित्य बेसिकली बोल बोल के वर्बली सिखाया जाता है, तो दैट उनके दिमाग के अंदर ये पूरी की पूरी उसकी जो रिदम है, उसकी जो
जो श्लोक है वो फिट हो जाए सर, ठीक है। तो इसके लिए शायद तक रिटन डाउन नहीं था और ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहा। अब याद रखिएगा कि हर्षा के समय पे सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी थी, वो थी संस्कृत। गुप्ता पीरियड से ही भारत में संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था। नो डाउट प्राकृत बोली जाती थी, पर संस्कृत का अपना खुद का ही महत्व आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि लोगों को 9 साल से 30 साल की उम्र के बीच में शिक्षा दी जाती थी और पूरी जिंदगी लोगों ने शिक्षा के रूप में बिता दी है। बहुत सारे भिक्षु और साधु आपको देखने को मिलेंगे जिनकी ज्ञान और संस्कृति को लेके जो अपने ओपिनियंस थे वो बहुत पॉपुलर थे, और इसी के कारण इनको इंटेलेक्चुअली और मॉरली बहुत ही ऊपर व्यक्ति के रूप में कंसीडर किया गया था। तो समाज में कोई वहां से निकल रहा है, सोसाइटी से कोई निकल रहा है, तो तुरंत ही उसको लोग के उसके पैर छुएंगे, कहेंगे कि महाराज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं सर, ठीक है। तो हर्षा का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जो गुप्ता पीरियड के बाद अभी भी मैं कहूंगा कि कल्चरली बहुत ही एनरिच पीरियड था। हर्षा के पीरियड में ही वी विल सी कि एजुकेशन का अभी भी इंपॉर्टेंस है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी भी चल रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस में नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या कहानी है, इसके ऊपर अलग से क्लासेस में चर्चा करेंगे जब पाल डायनेस्टी के साथ हम लोग लोगेंगे, क्योंकि पाल डायनेस्टी ने नालंदा को फिर से रिवाइव किया था। हर्षा के बाद नालंदा फिर से टूटती है, बट वंस अगेन नालंदा यूनिवर्सिटी विल बी रिवाइव्ड बाय दी पाल डायनेस्टी। धर्मपाल करके राजा आएंगे, देवपाल करके राजा आएंगे, इनके समय पे फिर से नालंदा जैसी संस्था, विक्रमशिला जैसी संस्थाओं का भी निर्माण किया गया। तो आज इतना रखते हैं, होपफुली हर्षवर्धन की कहानी हम खत्म की। आज हमने देखा the story of Yuan Sang, what had Yuan Sang talked about India, what is his opinion about India, what he mentioned in his book See You Keen। पूरा का पूरा Yuan Sang सेंट्रिक सेशन रहा है हमारा, और हर्षा एक शासक के रूप में क्या था सर, ठीक है ना, समझे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, पर मैं आपको वेलकम करूंगा हमारे ऑफलाइन ओरिएंटेशन सेशन में। इनफैक्ट इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, आप हमारे विद्यार्थियों दिल्ली में रुके हो, तो हम बेसिकली दिल्ली में आ रहे हैं कल 22 तारीख को सर, है ना, सुबह 11:30 बजे। ये कोड को स्कैन करिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इफ यू स्कैन द कोड, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल डाल देंगे। मैं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे फेलो एजुकेटर्स है, आशीर्वाद सर है, जी राजपूत सर है, मधुकर सर है सर, ओके। और हम सब लोग दिल्ली में आपसे मुलाकात करेंगे एक ऑफलाइन ओरिएंटेशन सेशन के थ्रू, जहां आपकी क्वेरीज और हम साथी एजुकेटर्स आपके जो भी है वो हेल्प कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएटिंग कमेंट्स एज वेल। मैं ज़रूर से आपको वेलकम करूंगा कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली नहीं हो या ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है बहुत ही जल्द। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री जीएस दोनों पढ़ाता हूँ। रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड देखने के बाद लाइव में डाउट पूछने आना तो लाइव में डाउट पूछ सकते हो। आई विल बी अवेलेबल थ्रू आउट। टीम पीएन लाइव साइनिंग ऑफ। आज खत्म करते हैं, एक और सेशन के अंदर फिर से मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।